ये देखकर ची लियान को पता था कि वह आयरीन को पहल का फायदा उठाने का एक और मौका नहीं दे सकती। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जियोजेन ने दूसरे पक्ष के हमले को समाप्त कर दिया। उसने जल्दी से अपने हाथों से एक शाप बना दिया। पवित्र प्रकार 6 देवताओं और बुद्धों का सम्मान करें। इस बार ची लियान ने सीधे 3 निम्न स्तरीय चालों टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने मध्य स्तरीय कौशल टाइप 6 का उपयोग किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक विशाल स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा तुरंत जमीन से उठ खड़ी हुई। ये बुद्ध प्रतिमा ची लियान के अन्य पवित्र शक्ति हमलों की तरह नहीं थी, जो भ्रामक थे। इसके बजाय यह एक वास्तविक इकाई थी। बुद्ध प्रतिमा का तेजी से विस्तार हुआ। अंत में एक धमाके के साथ उसने वह स्थान तोड़ दिया जो आयरीन ने दर्पणों से बनाया था। अनगिनत दर्पण एक ही समय में टूट गए, लेकिन कांच का एक भी टुकड़ा आसमान से नहीं गिरा। इसका कारण ये था कि ये सभी दर्पण भ्रामक थे। जैसे ही वे चकनाचूर हुए, वे पाउडर में बदल गए और आकाश में बिखर गए। ची यांग उसी समय सी यूहान चिल्लाया और अगले सेकंड में मौके से गायब हो गया। आयरीन का दर्पण ची लियान की पवित्र रोशनी को अवशोषित कर सकता था, लेकिन अगर यह एक शारीरिक हमला था, तो वह इसे अवशोषित नहीं कर सकती थी। जब सीयू ने इस बारे में सोचा, तो उसने अपनी अंधेरे की शक्ति का उपयोग करके हवा में करीबी मुकाबले में आयरीन पर हमला करने और उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करने के बारे में सोचा। ची यांग ने तुरंत सीयू के इरादों को समझ लिया और उसकी मदद के लिए तुरंत टाइड लाइफ तकनीक को सक्रिय कर दिया। ज्वार जीवन तकनीक, गति का स्रोत। ज्वार जीवन तकनीक, ऊंची उड़ान। सीयू चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह ची लियान की तरह आसानी से आकाश में नहीं चढ़ सकता था। इस समय केवल ची यांग की टाइड लाइफ तकनीक ही उसे उड़ने में मदद कर सकती थी। लगभग तुरंत ही सी यूहान अचानक आयरीन के सामने आ गया। इस प्रकार सीयू आयरीन की शक्ल को स्पष्ट रूप से देखने वाला पहला व्यक्ति बन गया। यह एक ऐसा चेहरा था जिसमें लगभग कोई खामी नहीं थी। यह उतना ही उत्कृष्ट था जितना कोई कॉमिक से बाहर निकल गया हो। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं और उसकी पलकें बर्फ की तरह सफेद थीं। हालांकि वह बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसकी सुंदर नाक और चेरी होंठ थे, और उसका चेहरा आधे पके हुए सेब की तरह गुलाबी था। विशेषकर उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति, यह उतना ठंडा और क्रोधित नहीं था जितना सोचा गया था। इसके बजाय इसने आत्मा को झकझोर देने वाली मासूमियत को उजागर किया, जिससे वह असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। किसने सोचा होगा कि ऐसी स्वर्ग विरोधी ताकत वाला कोई व्यक्ति, जिस पर ची लियान भी अचानक हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसका चेहरा गुड़िया जैसा होगा। कोई और होता तो पहली ही घड़ी में इस चेहरे ने उनका मन मोह लिया होता। हालांकि इस समय सीयू, जिसे जियान ए ने शाओलिन शिष्य कहा था, आयरीन के सामने था। किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सी यूहान ने तुरंत आयरीन की छाती पर लात मारी। जियान ए और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं और बिना पलक झपकाए सीयू और आयरीन को हवा में देखा। जैसे ही उन्हें लगा कि सीयू सफल होने वाला है, वह अचानक हवा में जम गया। सीयू ने अपनी फ्लाइंग किक बरकरार रखी और हिले नहीं, जैसे कि वह जम गए हों। आयरीन ने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। उसकी जीवंत आंखों में कोई भावना नहीं थी, और उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। सीयू हैरान था। उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सकता। एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे दबा दिया, और वह अंधेरे की शक्ति को सक्रिय नहीं कर सका। इस समय
उसे अपने और सामने वाली महिला के बीच ताकत का अंतर समझ में आया। क्योंकि उसने ची यांग की टाइड लाइफ तकनीक को बढ़ाकर हमला किया था। ये हमला उसकी सबसे मजबूत ताकत से कहीं अधिक था। वह पहले कभी असफल नहीं हुआ था, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने आसानी से उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया। अगले सेकंड में आयरीन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और नीचे थप्पड़ मारा। सीयू का शरीर बेहद तेज गति से आसमान से गिरा, जैसे कोई भारी वस्तु आसमान से गिरी हो। एक धमाके के साथ सीयू का पूरा शरीर जमीन पर धंस गया, जिससे तुरंत एक गहरा गड्ढा बन गया। उसका पतला शरीर पूरी तरह से मिट्टी में समा गया था। पफेट सीयू के आंतरिक अंगों को इस चोट से चोट लगी और उसने तुरंत मुंह से खून उगल दिया। सीयू, जियान ए और बाई झोउ ने उसी समय कहा। किसी और चीज की परवाह किए बिना जियान ए सीयू की तरफ दौड़ा। हालांकि उसके मुंह के कोने से खून बहता देखकर जियान ए के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार था जब उसने 12 गार्डों में से एक को घायल होते देखा था। आप कैसे हैं? जियान ए की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने धीरे से सीयू का सिर पकड़ रखा था। सीयू के मुंह से अभी भी खून रिस रहा था। उसने जियान ए को अपनी गहरी आंखों से देखा और कमजोर होकर कहा, मैं नहीं मरूंगा। हालांकि भले ही सीयू ने ऐसा कहा हो, जियान ए का दिल अभी भी चाकू की तरह दर्द करता है। आखिरी बार उसे ऐसा तब महसूस हुआ था जब उसका भाई घायल हो गया था। उस समय जियान ए के दिल में गुस्सा जानलेवा इरादे में बदल गया। अगर जी हाओयू ने उसे वापस नहीं रोका होता, तो उसने लियू योंग को पीट कर मार डाला होता। इस समय जियान ए ने सीयू के शरीर को गले लगाया और उसे फिर से मारने की इच्छा हुई। आवेग एक ज्वलंत चेतना की तरह था जो जियान ए के अंगों से उसके मस्तिष्क में घुस गया। फिर जियान ए को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। उसे मार, जियान ए ने रात में दृढ़ता से कहा। बाई झोउ और जियोजिन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सेक्ट मास्टर को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह इतनी ठंडी थी कि यह डरावना था। हालांकि जियान ए के शब्द चीलियान और बाकी लोगों पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्देशित थे। इस समय केवल सीयू, जो जियान ए की बाहों में था, ने जियान ए की असामान्यता देखी। उसकी मूल रूप से काली आंखों में लाल रोशनी दिखाई दी। लाल बत्ती खून की, प्यासी और चुलबुली थी, और यह बेहद अजीब थी। सीयू आगे बढ़ना चाहता था और जियान ए को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह इतना घायल और कमजोर था कि अपना हाथ नहीं उठा सकता था। अगले सेकंड में जियान ए का शरीर पतली हवा में गायब हो गया। हर कोई चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। हालांकि आसमान से एक ठंडी आवाज आई, मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक आसमान में खून जैसा लाल कोहरा छा गया। एक विशाल ऊर्जा ने तुरंत जमीन को घेर लिया, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ रक्त लाल रंग में रोशन हो गया। फिर खून की धुंध तेजी से संघनित होकर एक गेंद में बदल गई और लिपट गई सभी दिशाओं से आयरीन के आसपास। यह है, ची यांग ने उसके सामने वाले दृश्य पर बुदबुदाया और कहा। प्राचीन संप्रदाय की शीर्ष मानसिक साधना तकनीकों में से एक, रक्त बलिदान। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ची यांग ने अचानक कहा, संप्रदाय गुरु को इस मानसिक साधना तकनीक में बिल्कुल भी महारत हासिल नहीं थी। उन्होंने अपने मन में मंत्रों के आधार पर इसका जबरन इस्तेमाल किया। उन्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस दृश्य ने आयरीन को, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था, बोलने पर मजबूर कर दिया। अपने सामने खून की धुंध को देखते हुए, जिसमें कोई वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि केवल अपार ऊर्जा थी, आयरीन ने धीरे से
अपनी उपस्थिति के समान स्पष्ट आवाज में कहा, तो ये सबसे मजबूत है। संप्रदाय गुरु, रुकें। ची लियान उत्सुकता से चिल्लाई और जल्दी से अपने हाथों से एक सील बनाए। उसे सेक्ट मास्टर को रक्त बलिदान पूरा करने से रोकने का एक तरीका सोचना पड़ा, क्योंकि एक बार जब उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा तो सेक्ट मास्टर शायद विस्फोट कर मर जाएगा। इस समय एक अत्यंत तेज हरी तलवार की रोशनी अचानक आकाश में चमकी और तुरंत हवा में खून की धुंध को भेद गई। अगले सेकंड में खून की धुंध छट गई और जियान ए का असली शरीर आसमान से गिर गया। एक और तलवार की रोशनी चमकी और जियान ए को बीच हवा में पकड़ लिया। ची लियान ने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, एक और भी मजबूत आभा ने अचानक सभी को घेर लिया। यू वेयुआन, बाई झो तुरंत आश्चर्य से बोली। हवा के बीच में यू वेयुआन ने काला सूट पहना हुआ था और तलवार की आभा के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ा था। यू वेयुआन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। चांद की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसके प्राकृतिक रूप से मुड़े हुए होठों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। ये है उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ची यांग ने अवचेतन रूप से कहा। ये लिमिटलेस स्वॉर्ड स्पिरिट थी जिसे दूसरे स्थान पर रखा गया था। यू वेयुआन, उसने केवल एक चाल से संप्रदाय गुरु के रक्त बलिदान को तोड़ दिया। उसकी ताकत कितनी असामान्य थी। अपने सामने एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ यू वेयुआन के पास स्पष्ट रूप से बाई झोउ का स्वागत करने का समय नहीं था। वह हवा में खड़ा हो गया और आयरीन की ओर देखा। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वह बेहद घमंडी भी था। यह अंत है। आयरीन को स्वाभाविक रूप से महसूस हो रहा था कि अचानक सामने आया यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। जब यू वेयुआन ने ये कहा तो आयरीन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका मासूम चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। आयरीन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना यू वेयुआन ने अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव बस दम घोंटने वाला था। हर जगह घास और मिट्टी उड़ गई और रात का आसमान बदल गया। यू वेयुआन के चारों ओर अनगिनत रंगीन तलवार की आभा दिखाई दी। वे बारिश की तरह घने थे और उनकी संख्या इतनी थी कि उनकी गिनती हजारों में की जा सकती थी। फिर यू वेयुआन के पतले होंठ थोड़े से खुले और उसने धीरे से कहा, स्वर्ग की 10,000 तलवारें एक पर लौटें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हजारों तलवारों की आभा तेजी से संघनित हो गई और अंत में एक विशाल 7 रंग की तलवार की आभा बन गई। उसी समय आयरीन ने क्रिस्टल बॉल को ऊंचा उठाया। क्रिस्टल बॉल ने एक विशाल प्रकाश उत्सर्जित किया और हवा में दर्पण तुरंत दिखाई देने लगे। वहां पहले से भी अधिक दर्पण थे। अंत में सभी दर्पण मिल गए और 100 से अधिक दर्पण एक हो गए। ये स्पष्ट था कि आयरीन यू वेयुआन से निपटने के लिए उसी चाल का उपयोग करना चाहती थी जो उसने ची लियान के खिलाफ इस्तेमाल की थी और उसकी तलवार की आभा को अवशोषित करने के लिए दर्पण का उपयोग करना चाहती थी। यू वेयुआन अविचल था। उसके और आयरीन के बीच का दर्पण उसके लिए कुछ भी नहीं था। यू वेयुआन ने अपनी उंगली उठाई और उसे लहराया। वह विशाल तलवार जिसमें 10,000 से अधिक तलवारें थीं, अचानक बाहर निकल गई। टकराना। आयरीन का दर्पण टूट गया। तलवार गायब नहीं हुई। अवशोषित होना तो दूर की बात है, इसके बजाय यह आयरीन के शरीर से होकर गुजर गया। आयरीन ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह आसमान से गिरी और आखिरकार जमीन पर आ गिरी। यू वेयुआन ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय
उसने उसके शिरोबिंदु को तलवार की आभा से सील कर दिया। हालांकि आयरीन की क्षमता कोई प्राचीन मानसिक साधना तकनीक नहीं थी, युवान को ये बात पता थी महाशक्तियों ने अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए अपने मध्याह्न रेखा का उपयोग किया। जब तक वे उसके शिरोबिंदु को सील कर देंगे, वह एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगी। इस समय युवान धीरे धीरे आकाश से उतरा। बाई झो और बाकी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। इससे वे असहाय हो गए, यहाँ तक कि वे उस महिला के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए जो वंचित थी। बुफ ने युवान का सामना किया, वह तुरंत मार दी गई। युवान, बाई झो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आगे बढ़ी। जब युवान ने बाई झो को देखा, तो वह एक परिष्कृत मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने तबाह भूमि को देखा और माफी मांगने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे क्षमा करें, मैं फिर भी देर से आया। बाई झो को इतना सदमा लगा कि उसका जबड़ा लगभग टूट गया। जब मैंने तुम्हें सूचित किया था तब क्या तुम राजधानी में नहीं थे? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तक कि एक विमान भी इतना तेज नहीं होगा। ये पता चला कि जियान ए को पता चलने के बाद कि दूसरे पक्ष ने फिर से कार्रवाई की है। सुरक्षित रहने के लिए उसने बाई झो को युवान से संपर्क करने के लिए कहा। भले ही वह अगले दिन पहुंचे, वह मदद कर सकता है क्योंकि कोई अप्रत्याशित स्थिति हो सकती है जिसे वे हल नहीं कर सकते, जिसके लिए युवान की आवश्यकता है। अप्रत्याशित रूप से युवान आ गया। जब युवान ने ये सुना, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। मैं अपनी तलवार पर आया, उसकी तलवार पर आ गया। बाई झो को ईर्ष्या हो रही थी। संप्रदाय गुरु कैसा है? युवान ने तुरंत जियान ए की स्थिति की परवाह की। जब वह दौड़कर आया, तो वह रक्त बलिदान का उपयोग करते हुए संप्रदाय के गुरु से टकरा गया। हालांकि उसे याद आया कि जब वह सेक्ट मास्टर के साथ बातचीत कर रहा था, तो सेक्ट मास्टर ने उल्लेख किया था कि उसकी वर्तमान साधना तकनीक की प्रगति आधे से भी कम थी। इसलिए युवान निश्चित था कि सेक्ट मास्टर ने रक्त बलिदान को नहीं समझा था। बहुत संभव था कि उसने इसे जबरदस्ती छुड़ाया हो। एक बार जब उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, तो उसकी जान चली गई। इसलिए उन्होंने संप्रदाय गुरु के रक्त बलिदान को तोड़ने में संकोच नहीं किया। वह अभी भी बेहोश है। वह ठीक है, जियोजेन ने बेहोश जियान ए को गले लगाते हुए कहा। इस समय ची यांग ने घायल सीयू को भी उठने में मदद की। सीयू गंभीर रूप से है घायल। लॉर्ड जियोजेन, जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करें। यदि सीयू गंभीर रूप से घायल नहीं होता, तो जियान ए अचानक नियंत्रण नहीं खोता और पागल नहीं होता। इसी वजह से वह नाराज थी। हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ची लियान ने अपने विपरीत लोगों की ओर देखा। आयरीन के अलावा बाकी सभी लोग बेहोश थे। आयरीन जमीन पर बैठ गई और भावहीन भाव से उन्हें देखती रही। जब सभी ने आयरीन की शक्ल देखी, तो उन्होंने तुरंत सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह बहुत प्यारी थी। वे सभी घायल हैं, जियोजेन ने कहा। उन्हें एक साथ लाओ। ची यांग को आयरीन की क्षमता से डर लग रहा था और उसने तुरंत चिंतित होकर कहा, यह महिला बहुत मजबूत है। क्या कोई समस्या होगी? युवान ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, मैंने उसके मध्याह्न रेखा को तलवार की आभा से सील कर दिया है। वह अब अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकती। उन्होंने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवान ने आयरीन को तब नहीं मारा जब उसने तलवार की आभा को उसके शरीर से गुजरते देखा। ये पता चला कि युवान ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि केवल उसकी क्षमता पर मुहर लगाई थी। सिर हिलाते हुए
जियोजेन ने रात के आसमान की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, सौभाग्य से मेरी जगह थोड़ी दूर है। हालांकि ये लड़ाई बहुत जोरदार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई इसे देखेगा। भगवान जियोजेन, चिंता मत करो। ची यांग शर्मिंदगी से मुस्कुराए। जब मैं पहुंचा तो मैंने पहले ही अवरोध डाल दिया था। आप इसे बाहर से नहीं देख सकते। जब जियोजेन ने ये सुना तो उसने राहत में सिर हिलाया। आखिरकार वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। साधारण लोगों को यह नहीं पता था कि दुनिया में क्षमतावान उपयोगकर्ता भी होते हैं। यदि बाहरी दुनिया को उनके अस्तित्व के बारे में पता होता तो वे बहुत सारी अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करते। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और घायलों को विला में ले आए। उन्होंने एंड्रू, यूजीन, लुइस, गेल और रॉबर्ट को एक कमरे में रखा। उन्होंने जियान ए और सीयू को एक साथ रखा। जियोजेन ने पहले गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज किया। आपने उन्हें क्यों बचाया? आयरीन ने उनकी ओर देखा और पूछा। अपनी क्षमताओं के बिना आयरीन एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे कमरे के कोने में फंसाने के लिए केवल एक रस्सी का इस्तेमाल किया और उसे नजरअंदाज कर दिया। जियोजेन ने जहर खाए गेल के शरीर में एक दवा इंजेक्ट की। ये सुनकर वह रुका और बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, क्योंकि अभी उनकी जान लेने का समय नहीं आया है। जियोजेन की बातें सुनकर आयरीन के मासूम चेहरे पर एक अजीब सी झलक आ गई। जियोजेन ने कुछ नहीं कहा और अपनी चोटों के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने उनकी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने की योजना नहीं बनाई थी। वह केवल उनकी जान बचाना चाहता था। जियोजेन के जहरीले धुएं ने गेल को जहर दे दिया था। हालांकि जहर पुराना था, अभी लड़ाई के बाद इसने वास्तव में कुछ अवसरों में देरी की थी। इस समय जहर ने पहले ही गेल के अंगों को क्षत विक्षत कर दिया था। हालांकि यह घातक नहीं था, लेकिन ठीक होने के बाद उसके शरीर को कष्ट होगा। बेशक वह उन सभी का इलाज कर सकता था। मुख्य बात ये थी कि क्या वह उनका इलाज करने के लिए तैयार था। उत्तर स्पष्ट था। जीवित रहने में सक्षम होने के लिए गेल को उसका आभारी होना चाहिए। इसलिए जियोजेन को इसकी परवाह नहीं थी कि उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद दवा ने तुरंत असर करना शुरू कर दिया। गेल, जिसका पूरा शरीर पहले से ही काला और बैंगनी था, स्पष्ट गति से अपनी सामान्य त्वचा के रंग में लौट रहा था। उनके शरीर से जहर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सीयू ने अपनी ताकत से लुइस और रॉबर्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसी चोटों को आराम करने और धीरे धीरे ठीक होने की आवश्यकता होती है, इसलिए जियोजेन ने परवाह नहीं की। यूजीन ने अपनी सबसे मजबूत चाल को अंजाम देने के लिए अपने जीवन काल का उपयोग किया। उसके शरीर से ताकत निकल गई, जिससे वह बेहोश हो गई। जियोजेन ने उसे केवल पोषण संबंधी इंजेक्शन की एक खुराक दी। सबसे बुरा कोई और नहीं बल्कि एंड्रू था। ची लियान के स्वर्ग विरोधी हमले ने उसे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जियोजेन उसके लिए लगाने के लिए मरहम लेकर आया और फिर उस पर पट्टी बांधी। पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग गया। आयरीन कमरे के कोने में बैठ गई और जियोजेन को बिना कुछ कहे अपने साथियों के साथ व्यवहार करते देखा। उसकी मिश्रित भावनाएं थीं। दूसरे कमरे में युआन ने जियान ए के दिल को स्थिर करने के लिए उसमें मोटी वास्तविक ऊर्जा इंजेक्ट की। रक्त बलिदान एक शीर्ष मानसिक साधना थी। प्राचीन संप्रदाय की तकनीक। पिछले 1000 वर्षों में केवल संप्रदाय गुरु ही मंत्र जानते थे। हालांकि इस मानसिक साधना तकनीक को समर्थन देने के लिए शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता थी। जियान ए की वर्तमान साधना गति के साथ
चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे इसे सीखने के लिए कम से कम 2 साल की आवश्यकता होगी। यदि वह अचानक उन्मत्त हो जाती और परिणामों की परवाह किए बिना मंत्र का प्रयोग करती, तो जियान ए का दिल तुरंत एक बड़े बोझ से दब जाता, जो उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक होता। यदि वह सावधान न होती तो उसके शरीर की रक्त वाहिकाएं फट जाती और बलि देने वाला व्यक्ति उसका हो जाता। इसलिए यू वेयुआन द्वारा जियान ए की चाल को तोड़ने के बाद जियान ए बेहोश हो गई क्योंकि उसका शरीर इसका सामना नहीं कर सका। यू वेयुआन ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और चिंतित भीड़ की ओर परिष्कृत मुस्कान के साथ देखा। चिंता मत करो, संप्रदाय गुरु ठीक हैं, उन्हें कल उठना चाहिए। वे मदद नहीं कर सके लेकिन साथ ही राहत की सांस भी ली। यू वेयुआन के आसपास रहने से उन्हें हमेशा बेहद सहज महसूस होता था। ची लियान ने कहा, सौभाग्य से आप समय पर पहुंच गए। इस समय ची लियान ने खुद को दोषी ठहराया ताकत के मामले में, हालांकि वह यू वेयुआन जितनी मजबूत नहीं थी, जो दूसरे स्थान पर थी। वह 12 गार्डों में सबसे मजबूत में से एक थी। आज रात दुश्मन के विशेषज्ञों ने उसे रोक लिया। आयरीन की ताकत उससे कमतर नहीं थी, लेकिन अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, तो ची लियान को पता था कि वह उसे वश में नहीं कर पाएगी। हालांकि उच्च स्तरीय पवित्र शक्ति चालों की सीमा व्यापक थी, उसके डर का कारण ये था कि वह अपने ही लोगों को चोट पहुंचाएगी, जैसे कि ची लियान के अपराध को महसूस करते हुए। यू वेयुआन धीरे से खड़ा हुआ और अतुलनीय सौम्य स्वर में कहा, आप उत्तरी नर्तक हैं, ची लियान। ठीक है। जब ची लियान ने ये सुना, तो उसने धीरे से सिर हिलाया। यू वेयुआन मुस्कुराया। पवित्र शक्ति एक विनाशकारी शक्ति है जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। मुझे पता है कि आपकी चिंताओं ने आपके निर्णय में हस्तक्षेप किया है। दूसरे पक्ष की क्षमता आपको रोक सकती है, लेकिन ताकत के मामले में वह आपकी बराबरी नहीं कर सकती। सुरुचिपूर्ण, सौम्य और आरामदायक। यू वेयुआन की आवाज जादुई थी। ची लियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह इतनी गौरवान्वित थी कि वह और भी मजबूत यू वेयुआन का सामना करते समय अपना रवैया कम करने को तैयार थी। लेकिन मैंने फिर भी सेक्ट मास्टर और सीयू को घायल कर दिया, ची लियान ने अनिच्छुक लगते हुए कहा। ची यान का दिल अपनी बहन के लिए दुखा, और वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। बाई झो भी चुप थी, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था। सेक्ट मास्टर और सीयू ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इन विशेषज्ञों से लड़ाई की। अंत में वह वही था जिसने परेशानी पैदा की। ये देखकर यू वेयुआन ने किसी को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से कहा, सेक्ट मास्टर और सीयू कमजोर नहीं हैं, इसलिए उनकी चोटों की जिम्मेदारी न लें। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में कोई भी बच नहीं सकता है। ये पहले से ही बहुत उत्कृष्ट है कि आप इतने शक्तिशाली और परेशान करने वाले दुश्मन का सामना करते समय ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग, इतना चिंतित मत हो। सेक्ट मास्टर ठीक है, और सीयू भी ठीक हो जाएगा। उसे अब जियोजेन के इलाज की जरूरत है। चलो पहले लिविंग रूम में चलते हैं। सेक्ट मास्टर को भी आराम करने की जरूरत है। यू वेयुआन नहीं चाहता था कि हर कोई आत्मनिंदा में डूबा रहे, इसलिए उसने तुरंत ऐसा कहा। उन्होंने उदास भाव से सिर हिलाया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। आयरीन ने सीयू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि सुरक्षा के रूप में कार्य करने वाली उसकी शक्तिशाली वास्तविक ऊर्जा न होती, तो इतने ऊंचे स्थान से गिरने पर उसके आंतरिक अंग दबाव से चकनाचूर हो गए होते। यू वेयुआन ने भी सीयू में मोटी वास्तविक ऊर्जा का संचार
किया। फिर जियोजेन के उपचार के बाद यह उसकी चोटों को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। लिविंग रूम में सभी लोग एक साथ बैठे थे। एक तरफ की दीवार में बहुत बड़ा छेद था। ये काले धुएं ताउटी के कारण हुआ था जब जियोजेन ने दुश्मन का पीछा किया था। ये पहली बार था जब यू वयुआन अन्य 12 गार्डों के सामने आया था। बाई झोउ ने संक्षेप में उन्हें एक दूसरे को जानने दिया। द लिमिटलेस स्वॉर्ड स्पिरिट। यू वयुआन को स्थान दिया गया 12 रक्षकों में दूसरा। बस यही वाक्य दूसरों को चौंका देने के लिए काफी था। इसके अलावा अभी अभी सभी ने उसकी शक्तिशाली ताकत को अपनी आंखों से देखा था। केवल एक चाल से उसने आयरीन को अपने वश में कर लिया था। कैसे हैं वो लोग? बाई झोउ ने जियोजेन की ओर देखा और पूछा। जब जियोजेन ने ये सुना तो उसने सच्चाई से कहा, वह काला आदमी अधिक गंभीर रूप से घायल है। हो सकता है कि वह कुछ देर तक न उठे। दूसरों की स्थिति नियंत्रण में है। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वे जल्द ही जाग जाएंगे। मैंने उनके कमरे में तलवारों का जाल बिछा दिया है। वे बच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, यू वयुआन ने कहा। बाई झोउ ने सिर हिलाया। तो आइए निर्णय लेने से पहले संप्रदाय गुरु के जागने की प्रतीक्षा करें। अगली सुबह जियान बेहोश होकर उठा। ये देखकर ची यांग, जो कमरे की रखवाली कर रहा था, तेजी से आगे बढ़ा और चिंता से कहा, संप्रदाय मास्टर, आप जाग रहे हैं। जियान को हल्का हल्का महसूस हुआ और उसका शरीर हल्का और असहज महसूस हुआ। जब उसे इसकी आदत हो गई तो उसे एहसास हुआ कि वह एक नर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके सामने ची यांग का चिंतित चेहरा था। ची यांग, मैं हूँ। जियान की याददाश्त का एक टुकड़ा खो गया था और उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कैसे बेहोश हो गई थी। उसके दिमाग में आखिरी दृश्य सीयू को गले लगाने का था, जिसका मुंह खून से भरा हुआ था। इस विचार को मन में रखते हुए जियान मदद नहीं कर सका लेकिन शांत हो गया। सीयू, ये देखकर ची यांग ने जल्दी से जियान के शरीर को दबाया, जो ऊपर उछलने वाला था। संप्रदाय गुरु, लॉर्ड सीयू ठीक हैं। चिंता मत करो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ची यांग ने कमरे के दूसरी ओर अपनी ठुड्डी उठाई। वह आपके ठीक बगल में है। जब जियान ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कमरे में दूसरे बिस्तर पर सीयू अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा हुआ था। उन्होंने उसके हाथ में तरल पदार्थ का इंजेक्शन लगाया। ची यांग ने कहा, लॉर्ड जियोजेन ने पहले ही उनका इलाज कर दिया था। लॉर्ड यू वयुआन ने भी उनकी चोटों को स्थिर करने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। लॉर्ड सीयू को अब केवल स्वस्थ होने की जरूरत है। वह ठीक है। यू वयुआन यहाँ है। जियान ने पलटकर ची यांग की ओर देखा। ची यांग आराम से मुस्कुराया। लॉर्ड यू वयुआन कल रात समय पर पहुँचे, इसलिए स्थिति नियंत्रण में आ गई। इस बिंदु पर ची यांग चिंतित भाव से जियान को देखने और धीरे से आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। संप्रदाय गुरु, आप कल बहुत अधिक खतरे में थे। आपने बलपूर्वक रक्त बलिदान का प्रयोग किया। यदि यह भगवान यू वयुआन के लिए नहीं होता तो मुझे आपसे डर लगता है। क्या? मैं जियान ने भौहें चढ़ा दी और ची यांग को सदमे में देखा। लेकिन उसका दिमाग खराब था। मैंने बलपूर्वक रक्त बलिदान का प्रयोग किया। जियान को बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा। उसे केवल इतना याद था कि जब उसने सीयू को घायल देखा था तो भारी भावनाएं उस पर हावी हो गई थीं और नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। ची यांग ने सच में सिर हिलाया। आपने नियंत्रण खो दिया। क्या आपको याद नहीं है?
जियान ए ने अपना सिर हिलाया और विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। मुझे खेद है, मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ था। मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बाई झो और बाकी लोगों ने लिविंग रूम में आवाज सुनी और अंदर चले आए। संप्रदाय मास्टर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जियोजेन उसकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जियान ए के बिस्तर पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके आमतौर पर न बदलने वाले चेहरे से चिंता झलक रही थी। जियान ए ने सभी के चेहरों पर अपनी निगाहें घुमाईं। हर कोई आसपास था, उसके और सीयू के अलावा, जो घायल हो गए थे। हर कोई सुरक्षित था। मैं ठीक हूँ, जियान ए ने धीरे से कहा और यू वेयुआन की ओर देखा। धन्यवाद। जब यू वेयुआन ने ये सुना, तो उसकी परिष्कृत अभिव्यक्ति में भय का एक क्षण झलक गया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। पंथ गुरु, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। हमने आपकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण आप घायल हो गए। संप्रदाय गुरु, कृपया हमें दंडित करें। बाकी लोग भी झुके और एक स्वर में बोले, पंथ गुरु, कृपया हमें दंड दें। ये देखकर जियान ए बिस्तर के फ्रेम के सामने झुक गया और उन पर आहें भरी। मैं वह हूँ जिसने नियंत्रण खो दिया है। मैं तुम्हें दंडित क्यों करूं? मैं अत्याचारी नहीं हूँ। वे लोग कहाँ हैं? जियान ए ने जियोजेन की ओर देखा। जियोजेन ने तुरंत कहा, वे यू वेयुआन की तलवार के जाल में दूसरे कमरे में फंस गए हैं। संप्रदाय गुरु, आपको अभी भी आराम करने की जरूरत है। आप इस मामले को संभालने से पहले थोड़ा ठीक होने तक इंतजार क्यों नहीं करते? ची लियान ने चिल्लाकर कहा। ये सभी लोग बेहद पेशेवर भाड़े के सैनिक हैं। भले ही हमने उन्हें नहीं मारा, फिर भी हमने जो किया उसके लिए वे आभारी नहीं होंगे। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं। मुझे डर है कि थोड़े समय में उनके दांत खोलना मुश्किल हो जाएगा। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये लोग मृत्यु से नहीं डरते थे। इसलिए वह उनसे जो जानना चाहती थी उसे प्राप्त करना कहने से आसान था। इसलिए जियान ए का दूसरे पक्ष से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आपने यू बुयाओ को सूचित किया है? जियान ए ने बाई झो से पूछा। बाई झो ने सिर हिलाया। मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया है। उसकी फ्लाइट आज दोपहर आएगी। यू बुयाओ को पूछताछ करने दीजिए। हम कुछ ऊर्जा बचा सकते हैं, जियान ए ने कहा। उसके सिर की नसों में अचानक दर्द हुआ, जिससे वह हौंफने लगी। उसने अवचेतन रूप से अपने मंदिरों को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। संप्रदाय मास्टर, आपको आराम करने की जरूरत है, जियोजेन ने जल्दी से कहा। जियान ए का शरीर बहुत बोझिल था, इसलिए उसके मस्तिष्क में ऐसी प्रतिक्रिया होना सामान्य था। उसे लेटकर आराम करना पड़ा। वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। उन्हें चिंता न करते हुए जियान ए ने खुद के साथ जबरदस्ती नहीं की। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और वह ज्यादा जोर से बोल भी नहीं पाती थी। उसने सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस लेट गई। मैं सेक्ट मास्टर के लिए दलिया का एक कटोरा बनाऊंगा, ची यांग ने कहा और पहले कमरे से बाहर चली गई। दूसरे शयन कक्ष में सबसे पहले जागने वाला गेल था। भूरे रंग की छत को देखकर, जो उसकी आंखों का स्वागत करती थी, गेल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर रक्तवाहिकाओं से ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और आईवी ड्रिप लगा रहा था। तुम जाग रहे हो? अचानक एक स्पष्ट और सुखद आवाज सुनाई दी। वह इस आवाज से बहुत परिचित था। गेल का शरीर कांप उठा और वह तुरंत जाग गया। आयरीन। गेल ने आवाज का पीछा किया और कमरे के कोने
की ओर देखा। खिड़की के किनारे जमीन पर आयरीन थी, बर्फ सफेद फर कोट पर घुटने मोड़कर बैठी। आप भी? क्यों? गेल की आवाज कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह कल रात बेहोश होने वाले पहले व्यक्ति थे। वह नहीं जानता था कि उसके बाद क्या हुआ था। आयरीन यहाँ क्यों थी, इसकी तो बात ही छोड़ो। इतना ही नहीं, बल्कि आयरीन, जिसे सार्वजनिक रूप से भाड़े के समूह में सबसे मजबूत माना जाता था, भी दूसरे पक्ष का बंदी बन गया था। गेल ने चारों ओर देखा। लुइस, रॉबर्ट, यूजीन और एंड्रू सभी बिस्तर पर उसके पास लेटे हुए थे। क्या हर कोई हार गया? ऐसा क्यों हो रहा है? गेल बुदबुदाया। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। इस समय गेल के पास अब उसका सामान्य चुलबुला रूप नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में भय भर गया था। आयरीन ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है। जैसे ही उसने ये कहा, आयरीन के दिमाग में चीलियान और युवान के चेहरे घूम गए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बाद में दिखाई देने वाले खूबसूरत आदमी ने उसे एक चाल में हरा दिया। लेकिन यहाँ तक कि लाल बालों वाली महिला जो आयरीन द्वारा नियंत्रित लग रही थी, वह उससे भी अधिक मजबूत हो सकती है। इस बार का लक्ष्य उन 6 से कहीं अधिक मजबूत था। मुझे याद आ रहा है कि मुझे जहर दिया गया था, गेल ने कहा और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर लगी सुई को देखने के लिए अपना हाथ उठाया। वह असमंजस में पड़ गया। ये है उस समय जियोजेन के जहरीले धुएं को अंदर लेने के बाद जहर ने जल्दी से गेल को नष्ट कर दिया और उसे बेहद घुटन महसूस हुई। गेल को लगा कि वह मरने वाला है। अप्रत्याशित रूप से जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो वह उनमें से सबसे कम घायल था। दूसरे पक्ष ने आपकी चोटों का इलाज किया, आयरीन ने समझाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दरवाजा खुल गया। अगले सेकंड में युवान दलिया का कटोरा लेकर अंदर आया। तुम जाग रहे हो? युवान ने गेल की निगाहें देखीं और मुस्कुराया। लेकिन आप अभी तक नहीं खा सकते। जैसे ही वह बोला, उसने गेल की चौंका देने वाली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और हाथ में दलिया लेकर आयरीन के पास चला गया। आयरीन जमीन पर बैठ गई और सामने वाले आदमी की ओर देखने लगी। उसकी जीवंत आंखें झपकीं। युवान ने अपने कटोरे में गर्म दलिया को पहले एक छोटे चम्मच से धीरे धीरे हिलाया। बैठ जाना। उसने चम्मच से कौर खोदा और अपना हाथ आयरीन के मुंह की ओर बढ़ाया। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ दलिया खाओ। उनकी आंखें मिलीं। आयरीन ने युवान की मुस्कुराती फीनिक्स आंखों को मासूमियत से देखा। वे कोमल आंखों की जोड़ी थीं। युवान ने दलिया खिलाने की मुद्रा बनाए रखी और हिले नहीं। उसने आयरीन को भी ऐसे ही देखा। थोड़ी देर बाद आयरीन ने धीरे से अपना मुंह खोला और दलिया पी लिया। गेल, जिसने सब कुछ देखा था, आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक सका। युवान मुस्कुराया और एक और चम्मच ले लिया। आयरीन ने बिना कुछ बोले इसे खा लिया। चुपचाप आयरीन ने दलिया का कटोरा खत्म कर दिया। युवान धीरे से खड़ा हुआ और कुछ नहीं कहा। वह घूमा और चला गया। आयरीन उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वह दरवाजे से गायब नहीं हो गया। आयरीन, तुम? गेल वापस होश में आया और लंबे समय तक डर के साथ आयरीन की ओर देखा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दलिया जहरीला है? दूसरे पक्ष में जियोजेन था, जो जहर में कुशल था। दोनों पक्ष दुश्मन थे, तो दूसरे पक्ष ने जो भेजा था उसे वे कैसे खा सकते थे? आयरीन की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। उसने केवल धीरे से उत्तर दिया, अगर वह मुझे मारना चाहता, तो उसे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। जब गेल ने ये सुना, तो वह अवाक रह गया।
असाधारण स्वभाव वाला वह व्यक्ति अभी वह लक्ष्य था जो उन्हें अपनी जांच में नहीं मिला। क्या वह प्रिंस बाई झोउ का भी कोई करीबी हो सकता है? उन्होंने पूरी जांच की थी तो उन्हें इस बात का पता क्यों नहीं चला? दोपहर 2 बजे यूं बुयाओ ने शंघाई से बैयून शहर के लिए उड़ान भरी। ची यांग उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पर गया। संप्रदाय गुरु कैसा है? जैसे ही वे मिले, यूं बुयाओ ने उत्सुकता से पूछा। जब आज उसे बाई झोउ का फोन आया, तो उसने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि संप्रदाय मास्टर घायल हो गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह ठीक थी। यूं बुयाओ अभी भी चिंतित थी। भगवान, चिंता मत करो, संप्रदाय गुरु पहले से ही जाग रहा है, ची यांग ने गाड़ी चलाते हुए उत्तर दिया। यूं बुयाओ ने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, उसने इस बार जाने की योजना नहीं बनाई थी। जब वे जियोजेन के आवास पर पहुंचे, तो कार दरवाजे की ओर बढ़ी। यूं बुयाओ ने अपने आसपास की गंदगी को देखा और भौहें चढ़ाए बिना नहीं रहे सकी। ची यांग ने बताया, हमने कल रात यहाँ दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई की। लड़ाई काफी तीव्र थी, मैं बता सकता है, यूं बुयाओ ने आह भरी। जब वे विला में दाखिल हुए, बाई झोउ और बाकी लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। यूं बुयाओ को देखकर बाई झोउ तेजी से आगे बढ़ी। बाकी लोग भी उसी समय खड़े हो गए। यून बुयाओ की अभिव्यक्ति अब पहले की तरह आकस्मिक नहीं रही। उसने बाई झोउ की ओर सिर हिलाया और उसे 2 अपरिचित चेहरे मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। एक पुरुष और एक स्त्री। वे यू वेयुआन और ची लियान होंगे। हेलो, मैं यूं बुयाओ हूँ, उसने उनका अभिवादन किया। ची लियान ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं ची लियान हूँ। यू वेयुआन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। यू वेयुआन, एक साधारण अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद यून बुयाओ ने बाई झोउ से कहा, मुझे संप्रदाय मास्टर से मिलने दो। जियान कुछ घंटों के लिए सोया। इसके अलावा यू वेयुआन ने उसमें फिर से वास्तविक ऊर्जा पैदा कर दी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रही थी। संप्रदाय गुरु, भगवान यून बुयाओ यहाँ है, ची यांग ने कहा जब वह अचानक दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ। जियान उठकर बैठ गई और उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ ताकत है। इसलिए उसने अपने जूते पहने और जमीन पर लेट गई। दरवाजा खुल गया। जियान ने ची यांग को पीले भाव से देखा और कहा, चलो लिविंग रूम में बात करते हैं। सीयू के आराम में खलल मत डालो। ची यांग की मदद से जियान लिविंग रूम में गया। ये देखकर यून बुयाओ आगे बढ़े। संप्रदाय गुरु, जियान ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और हाथ उठाकर दिखाया कि वह ठीक है। घबराओ मत, मुझमें इतनी ताकत नहीं है। मेरा शरीर ठीक है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने सबकी ओर देखा और बोली, सब लोग बैठो। सभी के बैठ जाने के बाद जियान ने जियोजेन की ओर देखा और पूछा, क्या वे लोग जाग रहे हैं? नेता गंभीर रूप से घायल है और अभी तक नहीं जागा है। बाकी लोग पहले से ही जाग रहे हैं, जियोजेन ने कहा। जियान मदद नहीं कर सका, लेकिन देखो ची लियान में, वह नहीं जानती थी कि उस काले आदमी को, जिसका इतना प्रबल प्रतिरोध था, बेहोश करने में उसने अब तक कितनी ताकत लगाई है। यूं बुयाओ मोटे तौर पर मामले का कारण और प्रभाव जानता था। आखिरकार, पहली बार जब उन्होंने मालदीव के एक होटल में बाई झोउ की हत्या करने की कोशिश की, तो यून बुयाओ घटनास्थल पर थे। इसलिए जियान ने यूं बुयाओ को आगे नहीं समझाया। उसने जियोजेन से केवल इतना कहा, पहले किसी को लाओ और यूं बुयाओ को पूछताछ करने दो। जियोजेन ने सिर हिलाया और चलने के लिए मुड़ा। कुछ ही समय बाद वह गेल के साथ लिविंग रूम में दिखाई दिया।
जब उसने लिविंग रूम में सोफे पर बैठे लोगों को देखा तो गेल की आंखों से एक मजबूत जानलेवा इरादा फूट पड़ा। हालांकि यू वेयुआन ने अपने मध्याह्न रेखा को तलवार की आभा से सील कर दिया था, इसलिए कोई भी उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता था। किसी पर हमला करना तो दूर की बात है, दूसरे पक्ष को अपमानित करने के बजाय उसने गेल को बीच में सोफे पर अकेले बैठने दिया। जियान ए ने गेल की ओर देखा। उन 6 में से यह व्यक्ति उसके लिए सबसे अपरिचित होना चाहिए, क्योंकि जब वे कल रात पहुंचे तो गेल पहले ही बेहोश हो चुके थे। उसके पास क्या क्षमता है? जियान ए ने जियोजेन से उत्सुकता से पूछा। पिछली रात केवल जियोजेन ने इस व्यक्ति के साथ लड़ाई की थी। जियोजेन गेल के पास खड़ा था और भावहीन तरीके से समझाया। वह जानता है कि दीवारों से कैसे गुजरना है, जहां तक उसकी अन्य क्षमताएं हैं मुझे नहीं पता। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। ये क्षमता काफी सुविधाजनक थी, खासकर भागते समय। अपना प्रयास बर्बाद मत करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, गेल ने अचानक असाधारण दृढ़ रवैये के साथ कहा। हर कोई लापरवाही से सोफे के सामने झुक गया और गेल की ओर देखा। जियान ए ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप सभी पेशेवर हैं, यहाँ तक कि अगर आप मर भी जाते हैं तो भी आप जानकारी का एक भी अंश प्रकट नहीं करेंगे। हम्फ। गेल ने खर्राटे लेते हुए अपना सिर घुमा लिया। ये स्पष्ट था कि उसने जियान ए जैसी लड़की को गंभीरता से नहीं लिया। जियान ए नाराज नहीं थी, लेकिन उसने जारी रखा। हालांकि विजेता सब कुछ ले लेता है, चूंकि आप हमारे हाथों में हैं, इसलिए कुछ भी कहना आपके ऊपर नहीं है। सुनवाई इसके बाद गेल जियान ए को असमंजस में देखने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। जियान ए ने कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ यून बुयाओ को देखा। ये देखकर यूं बुयाओ उठ खड़ा हुआ और गेल की ओर चल दिया। जब उसने यूं बुयाओ को देखा तो गेल की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मिशन से पहले यूं बुयाओ की जांच की थी। ये शख्स एशिया की मशहूर हस्ती था। हालांकि अगले सेकंड में गेल की आंखों में झटका तेज हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यूं बुयाओ की आंखों का रंग धीरे धीरे बदल गया था। फिर गेल अंधेरे में गिर गया और उसकी अभिव्यक्ति सुस्त हो गई। यूं बुयाओ की आध्यात्मिक कला ने पहले से ही उसे नियंत्रण में कर लिया था। सवाल जवाब का दौर शुरू। तुम्हारा नाम क्या है? यून बुयाओ ने सबसे सरल प्रश्न पूछा। आंधी। गेल बार्लो। यून बुयाओ, आपके संगठन में कितने भाड़े के सैनिक हैं जो क्षमता उपयोग करता है? आंधी। 6 लोग। उद्धरण चिन्ह।